क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। यूपी में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव जात पात की रट लगाए हुए थे। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। एसटीएफ के काम करने की नीति को ठोको नीति बता रहे थे। एसटीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स बता रहे थे। लगा कि जाति गिनाकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर कोई दबाव बना लेंगे, योगी को सॉफ्ट होने पर मजबूर कर देंगे। कुछ दिनों के लिए एसटीएफ का धड़ाधड़ एक्शन बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उसी सुल्तानपुर डकैती कांड में जिसमें मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, शुक्रवार को एक और आरोपी अजय यादव का भी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख का इनामी बदमाश अजय यादव यूपी एसटीएफ से बचता बचाता फिर रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अजय यादव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस घेराबंदी में पुलिस ने अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। और ये जो टिकरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप लूट कांड में अब तक 13 बदमाशों में 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इससे साफ पता चलता है कि योगी प्रेशर में नहीं आते। योगी जब यूपी के व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो उनके खिलाफ अपराध करने वाले एक एक को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाते हैं। सुल्तानपुर कांड में डकैती में शामिल बदमाशों में अंकित भी है, अनुज प्रताप सिंह भी है, फुरकान भी है, मंगेश यादव और अजय यादव भी हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं। और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। लेकिन इनमें से अखिलेश जी को सिर्फ यादव ही नजर आ रहे हैं। यूपी में यादव वर्सेस ठाकुर करने के लिए कभी अखिलेश यादव एसटीएफ में कार्यरत अधिकारियों की जाति वाली लिस्ट बताते हैं तो कभी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि चाहे बिकरू कांड वाला विकास दुबे हो, चाहे माफिया अतीक अहमद या फिर डकैत मंगेश यादव, योगी दुर्दांत अपराधियों का फुल एंड फाइनल करने में धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय नहीं देखते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अपने इंडी अलायंस के मित्रों के साथ कदम ताल करते हुए खुद यूपी एसटीएफ की जाति जनगणना कर रहे हैं, तो यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर का एक डेटा और बताना बहुत जरूरी हो जाता है। यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक एनकाउंटर में 9 अपराधियों को ढेर किया है। पिछले 16 महीने में मारे गए 9 अपराधियों में 1 जाट, 3 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के अपराधी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।
2017 से लेकर अब तक इन 7 वर्षों में यूपी में कुल 12,525 मुठभेड़ हुई है। इसमें 207 अपराधी और माफिया मारे गए और 6,000 से ज्यादा घायल हुए। इन मारे गए अपराधियों में 66 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 एसटी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य शामिल हैं। यानी यादव ही योगी के टारगेट पर हैं। ऐसा आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को ये भी देखना चाहिए कि पुलिस एनकाउंटर में यादवों से ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण अपराधी शामिल हैं। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? एक तरफ अखिलेश की बोली और दूसरी तरफ गुंडों और शोहदों के लिए योगी आदित्यनाथ की गोली। अखिलेश की पॉलिटिक्स ने 24 के चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त गियर चेंज किया है। आरोपी यादव अगर सरनेम वाला होता है तो अखिलेश यादव फौरन एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी के नाम में खान या मियां या मोहम्मद जुड़ा होता है तो वहां भी सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश इसे वोट के लिए भले ही जरूरी मानते हैं, लेकिन योगी की पुलिस और पीड़ित के लिए ये मायने नहीं रखता। बार बार लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब अखिलेश यादव जाति के नाम पर नैरेटिव सेट करते दिखते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद वो मंगेश के परिवार से मिले और मंगेश के बहाने अपनी पीडीए की राजनीति को गोलबंद करने की कोशिश की। जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। लखनऊ के गोमती नगर में लड़की से बैड टच की कोशिश हुई तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों के नाम गिनाए थे। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मगर अखिलेश यादव छेड़छाड़ कांड में पवन यादव का नाम सुनकर नैरेटिव सेट करने लगे। पवन यादव से मुलाकात कर अखिलेश ने उसे क्लीन चिट भी दे दी। योगी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा करके उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसे हर एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करने के मिशन पर योगी भी जुटे हैं। योगी की पुलिस सरनेम पूछकर गोली नहीं मारती, बाकायदा केस की स्टडी करती है। आरोपी की हिस्ट्री खंगाली जाती है, अपराध कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया जाता है सरेंडर करने का। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर ऑन है। लड़ाई पर्सनल है। वार पलटवार के लिए मठ मठाधीश, जाति, एसटीएफ, भेड़िया, माफिया और ना जाने किन किन बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी यूपी में भय मुक्त माहौल की बात करते हैं तो अखिलेश योगी और अपनी तस्वीर में तुलना करते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ माफिया कौन लग रहा है। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही। क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था, तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे।
तुष्टीकरण के हदों को पार कर रहे थे। देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। और नहीं मानते ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। सामने 27 का यूपी चुनाव है, इसलिए सारा तनाव है। जिस तरह अखिलेश जाति वाली राजनीति के चैप्टर ओपन कर रहे हैं, वो इशारा करता है कि यूपी की सत्ता में आने का जरिया बना रहे हैं, मगर योगी भी बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। जहां भारत के सुरक्षा मामलों की बात हो या रणनीतिक मामलों की नीति तय करनी हो, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनएसए अजीत डोवाल से बड़ा करीबी कौन होगा? लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म के पहले अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां यूएन समिट और क्वाड समिट होने वाली है, तब अजीत डोवाल को घेरने का चक्रव्यूह बिछाया गया है। मोदी के दूत अजीत डोवाल के खिलाफ ये चक्रव्यूह भारत का नंबर 1 दुश्मन बनने की होड़ कर रहे खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू का है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को सिखों पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाझूठ से ऑक्सीजन मिल गई है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. 17 सितंबर 2024 यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अजीत डोवाल के खिलाफ अमेरिका में केस किया। अगले दिन यानी 18 सितंबर को अमेरिका कोर्ट ने अजीत डोवाल को समन भेज दिया। यानी जिस हफ्ते नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है, उसी हफ्ते अमेरिका की एक जिला अदालत ने 2023 के बहुचर्चित मामले, जिसमें पन्नू पर कथित जानलेवा हमला भारत के इशारे पर रचे जाने की साजिश का आरोप है, उस मामले में रॉ प्रमुख और एनएसए अजीत डोवाल को समन भेजकर 21 दिनों में जवाब मांगा गया है। एनएसए अजीत डोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एनएसए डोवाल प्रधानमंत्री की टीम के अहम सदस्य हैं, जो अमेरिका में भारत की कूटनीतिक मिशन की बारीकियां तय करेंगे। लेकिन दौरे से ऐन पहले अमेरिकी कोर्ट ने एनएसए के पास समन भेजा है। ये समन जितना बोगस है, उससे ज्यादा इसकी टाइमिंग भारत के सुरक्षा तंत्र के कान खड़े करने वाली है। इसीलिए भारत ने इसको खारिज करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगाए। These are completely unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that these cases, this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. I would only invite your attention to the person behind this particular case, whose antecedents are well known. I would also underline the fact that the organization so-called that this person represents is an unlawful organization, has been declared as such under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967. अजीत डोवाल के खिलाफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले पर भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया जरूर आई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक अजीत डोवाल कुछ स्वार्थी और भारत विरोधी तत्वों के निशाने पर क्यों आ गए। इसी 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में अजीत डोवाल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचा रहे थे, तो वायरल हुआ कि डोवाल पुतिन के सामने कुर्सी पर बैठे कैसे हैं। मीम बनाए गए, तंज किए गए और कहा गया कि देखो पुतिन के सामने मोदी के दूत की हालत क्या है। जबकि सच्चाई ये थी कि डोवाल एक गंभीर कूटनीतिक मिशन पर पूरी एकाग्रता के साथ वहां मौजूद थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे का ब्यौरा पुतिन को देने के लिए भेजा था। About his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation.
अजीत डोवाल के खिलाफ सस्ता एजेंडा बनाने वालों को ये भी नहीं दिखा कि कुर्सी पर बैठने से पहले डोवाल ने पुतिन के साथ कितनी सहजता के साथ हाथ मिलाया है। पुतिन ने अजीत डोवाल के साथ इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को 22 अक्टूबर को रूस के कजान में द्विपक्षीय बातचीत का निमंत्रण दिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने यूक्रेन दौरे में रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बेहद कड़ी बात कह चुके हैं। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। अजीत डोवाल जिस दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश देकर आए, उसी दिन पुतिन से मुलाकात के बाद सेंट पीटरबर्ग में अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी से मुलाकात की थी। वांग यी से अजीत डोवाल की मुलाकात भारत चीन के बीच एलएसी पर सैन्य तनाव कम करने के मसले पर हुई थी। इधर जब अजीत डोवाल वायरल मीम और अमेरिकी कोर्ट में समन की वजह से निशाने पर हैं, तो उन पर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले क्वाड समिट को सफल कराने की चुनौती है, जबकि क्वाड वो ग्रुप है जिसको चीन अपने हितों के खिलाफ मानता है। You worked with the Trump administration. You served in the Trump administration earlier. What would you make of the Chinese foreign minister saying that Quad was artificially creating tension, inciting confrontation and containing the development of other countries? How would you respond to that? I'm not surprised that China doesn't like the Quad. Because, you know, that it does show that powerful democracies want to see the preservation of the current regional order, and China wants to upend that order. They want to change things. अमेरिका में क्वाड की ये बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका समेत पूरी दुनिया का फोकस वापस इंडो पैसिफिक पर लाने की कोशिश करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा पर इजराइल के संकल्प के मसलों पर दुनिया जब से फंसी है, क्वाड का एजेंडा ठंडे बस्ते में पड़ा है। नरेंद्र मोदी क्वाड पर एक कदम आगे बढ़ाते उससे पहले एनएसए अजीत डोवाल को दबाव में लेने की कोशिश साफ दिख रही है। बाहर अमेरिका को ये तो सोचना चाहिए कि किस तरह का इंसान है। एक सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकलाइज्ड लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है वॉर अगेंस्ट टेरर में? वहां की डीप स्टेट कर दी, ये अपने आप नहीं होता है, पन्नू अपने आप खड़ा नहीं हो जाता है, उसके वहां की डीप स्टेट भी ये गेम खेलती है आपको बैकफुट पे करने के लिए। अजीत डोवाल के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट का ये समन गुरपतवंत सिंह पन्नू की जिस याचिका पर आया है, वो याचिका अमेरिका में डीप स्टेट की शह पर उसके दुस्साहस को बयान करती है। याचिका में पन्नू कहता है कि ड्रॉ ने मेरी हत्या के लिए जो सुपारी दी, उस साजिश की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन याचिका में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं शामिल किया गया क्योंकि उन्हें विदेशी सरकार का प्रमुख होने के नाते इम्यूनिटी यानी संरक्षण मिला हुआ है। याचिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू अप्रैल 2024 की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र करता है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, नया भारत दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू डरपोक है और वो झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की बात कही थी।